गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर आप लोगों को करवाया जा रहा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहला हमारा एक टॉपिक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहली बात है कि व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखो प्रिंसिपल मींस दोज गाइडलाइंस व्हिच गाइड द डिसीजंस, जो हमारे डिसीजंस को गाइड करते हैं। देखो आप लोग देखोगे कि आज की डेट में मैनेजमेंट, अगर आज की डेट का मैनेजमेंट देखो और आज से काफी साल पहले का मैनेजमेंट देखोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, यानी कि उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात आती है उनके पीछे के रीजंस क्या है। तो देखो सीधी सी बात है, इनके पीछे का अगर आप रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो दैट विल बी फाइंड आउट एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का होगा। देखो पहले क्या होता था कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे वो लोग बिजनेस को साइंटिफिक वे में मैनेज नहीं करते थे, बिजनेस के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हुई, बिजनेस में नए नए तरीके डेवलप हुए, उसी तरीके से बिजनेस में कुछ ऐसी गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट फील की गई जो कि मैनेजर्स को गाइड करे कि इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट शुड बी योर बिहेवियर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए टाइम टू टाइम कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए जिनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। देखो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग, दे आर द गाइडलाइंस टू द थॉट ऑफ एक्शंस, यानी कि ये हमारी थॉट को या हमारी एक्शंस को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें ये बताते हैं कि व्हाट शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। देखो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप आज से 20 साल पहले एजुकेशन के लेवल को देखें तो उस समय क्या होता था कि 20 इयर्स पहले अगर एक स्टूडेंट 12th में 60 to 70% की स्कोरिंग कर रहे हैं तो ही इज कंसीडर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि वो 60 to 70% पे टॉपर हो जाता था। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है? आज की डेट में लगभग हर स्टूडेंट के मोर देन 70% मार्क्स हो जाते हैं। कारण क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है स्पेशलाइजेशन का होना। पहले क्या होता था कि एक स्कूल में एक ही टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ा देता था। एक टीचर एक क्लास में साइंस पढ़ा रहे, दूसरी क्लास में जाकर मैथ पढ़ा देता था, तीसरी क्लास में जाकर वो इंग्लिश पढ़ा देता था, यानी कि एक ही टीचर डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच करता था, पढ़ाता था। लेकिन उसका रिजल्ट ये था कि बच्चों को एफिशिएंसी नहीं मिल पाती थी और रिजल्ट 60 to 70 की रेंज में रह जाता था। लेकिन आज का जो स्कूल मैनेजमेंट है उसने इस चीज को फील किया कि भाई बच्चा 100% मार्क्स के ऊपर क्यों नहीं पहुंच रहा। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट, फिर स्पेशलाइजेशन का टाइम पीरियड आया। आज आप देखो आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं दे आर स्पेशलिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइजेशन है। ठीक इवन अगर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी बात करें तो उसमें भी अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर को अपॉइंट किए जाते हैं। मान लो बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, तो उसके लिए बॉटनी का अलग टीचर, जूलॉजी का अलग टीचर। इसी प्रकार डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि स्पेशलाइजेशन को फॉलो किया गया और उसका रिजल्ट ये है कि आज की डेट में बच्चे 90%, 95%, 98% या 100% तक की स्कोरिंग कर रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनके एटीट्यूड में चेंज आया टाइम टू टाइम और दैट वाज बिकम ए प्रिंसिपल, जो कि एक प्रिंसिपल के रूप में डेवलप हुआ। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि दोज गाइडलाइंस व्हिच गाइड द मैनेजर्स इन व्हाइल टेकिंग द डिसीजन, यानी कि वो गाइडलाइंस
मैनेजर को गाइड करती है डिसीजन लेते समय, उनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया टूल किट नंबर 1 में। इसमें कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, यानी कि डिसीजन लेने के लिए और मैनेजर के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। जैसे जीआर टेरी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। प्रिंसिपल्स फंडामेंटल स्टेटमेंट्स या फंडामेंटल ट्रूथ है प्रोवाइडिंग ए गाइड टू द थॉट और एक्शंस, जो हमारी थॉट को या हमारे एक्शंस को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट राइटर्स ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिफरेंटली डिस्क्राइब किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स या नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। तो देखो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो बेटा इसकी फीचर्स में हमारे पास पहला पॉइंट आता है दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो डियर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि एप्लीकेबल एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशंस इक्वली, यानी कि जो चीज हर जगह पर हर सिचुएशन में एक ही मैनर में अप्लाई हो सके उसे हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो जैसे आप लोग 10th क्लास तक साइंस पढ़ते थे, ग्रेविटेशन फोर्स ये कहता है कि अगर किसी भी चीज को ऊपर उछालोगे तो वो नीचे आएगी। ये बात आपके अमेरिका में भी अप्लाई होगी, इंडिया में भी अप्लाई होगी, आपके भी घर में अप्लाई होगी, मेरे घर में भी अप्लाई होगी। ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं यानी कि जो चीज हर जगह पर हर सिचुएशन में अप्लाई की जा सके उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कहते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दे आर यूनिवर्सल, दे कैन अप्लाई इन एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी वेदर इट इज ए बिजनेस एक्टिविटी और ए नॉन बिजनेस एक्टिविटी। सिंपल सा एग्जांपल है, एक प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड, जो ये कहता है कि वन पर्सन शुड गेट एन ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। एक बंदे को एक टाइम पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर उसको एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एनी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनीवन। अब आप ये देखो कि ये बात बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन यही बात प्लेग्राउंड में भी अप्लाई होती है। क्रिकेट के अंतर्गत बॉलर है, बॉलिंग करने जा रहे हैं, कैप्टन ने कहा किसी फील्डर को कि भाई तुम स्लिप पे चले जाओ या थर्ड मैन एरिया में चले जाओ। उधर बॉलर कहता है भाई तुम यहां से हटकर आप लॉन्ग लेग के ऊपर चले जाओ, बाउंड्री के ऊपर चले जाओ। यानी कि कैप्टन कह रहा है आप इस साइड जाओ, बॉलर कहता है इस साइड जाओ। फील्डर कंफ्यूज, कहां जाएगा, किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर पाएगा, वो अपनी जगह पर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्रिकेट ग्राउंड में भी अप्लाई हो रहा है। तो आप ये देखोगे कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं दे आर एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी वेदर इट इज ए बिजनेस एक्टिविटी और ए नॉन बिजनेस एक्टिविटी। Even in business activity, in every type of activity, it is applicable. हर प्रकार के बिजनेस में आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो। It may be vary in numbers. ये अलग बात है कि नंबर्स में ये कम या ज्यादा हो सकते हैं कि अगर मान लो 20 प्रिंसिपल्स हैं तो एक के ऊपर 10 प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो दूसरे के ऊपर 15 अप्लाई हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, देखो सेकंड पॉइंट है जर्नल गाइडलाइंस। देखिए डियर, जर्नल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? जर्नल गाइडलाइंस का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो केवल हमें गाइड करते हैं, दे आर नॉट फिक्स। यानी कि वो ये नहीं कह सकते कि व्हाट विल बी द रियल आउटकम इफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाइड। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए तो उसका आउटकम क्या होगा ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो केवल गाइड करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ये चीज अप्लाई करो, ठीक है। आप देखो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स, उनके आउटकम को आप प्रेडिकेट कर सकते हो कि भाई अगर आपने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया तो उसका ये रिजल्ट होगा, ये आपका प्रेडिकेट किया जा सकता है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके आउटकम को प्रेडिकेट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये केवल हमारे ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है, जनरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट विल बी बेटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्कर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर को क्या कर रहे थे, 4 अलग-अलग बॉस ऑर्डर दे रहे थे जिसकी वजह से वो किसी का भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहा। रूल ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करो, वन पर्सन शुड गेट द ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। हमने मान लो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया लेकिन स्टिल द वर्कर इज नॉट कंप्लीटिंग द ऑर्डर। भाई प्रिंसिपल तो ये कहता है कि एक बंदे को 1 से ऑर्डर मिले तो वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा, लेकिन ये सर्टेन नहीं है। हो सकता है कि वो वर्कर श्रिंकर है, कामचोर है, काम करना ही नहीं चाहता हो, तो 1 से मिले चाहे 1 से भी ना मिले वो काम नहीं करेगा। लेकिन रूल यही कहता है कि वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दे आर जनरल गाइडेंस, दे आर नॉट फिक्स्ड लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी क्लियर एंड डेफिनेट एंड देयर आउटकम कैन बी प्रेडिकेटेड। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनके आउटकम को प्रेडिकेट किया जा सकता है, अनुमान लगा सकते हैं कि ये रिजल्ट होगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आर ऑफ द नेचर ऑफ जनरल गाइडेंस। जबकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल गाइडेंस है एंड दे कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली। बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते या उनके रिजल्ट को प्रेडिकेट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दैट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। देखिए बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फॉर्म बाय practice and experimentation। देखो बेटा, बात आती है कि हाउ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे डेवलप? देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द जनरल ट्रूथ व्हिच आर टोल्ड इन एनी बुक्स। भाई कोई ये कह दे कि भाई गीता में कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया था या फिर रामायण में महाभारत में कहीं पर भी कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया गया है, ऐसा नहीं। हमें किसी भी बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, रिलीजियस बुक में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं दे आर डेवलप्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेवलप। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल a problem is arise and its solution is found, and when the repeated problems arises again same solutions was applied which becomes a principle। भाई क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई सबसे पहले ये प्रिंसिपल कैसे डेवलप हुए? सबसे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। उसके बाद जब वही प्रॉब्लम रिपीटेड टाइम्स में आई, बार बार उसी प्रकार की प्रॉब्लम आई, तो सेम सॉल्यूशन बस अप्लाई, उसके ऊपर सेम सॉल्यूशंस को अप्लाई कर दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल डेवलप, जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल क्या हुए? डेवलप। जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई मैंने कहा कि पहले एजुकेशन का जो लेवल था उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं, बार बार ये बातें देखी गई कि भाई स्कूल का रिजल्ट हर साल बेकार आ रहा है, हर साल 60 to 70% वाला टॉपर है, कोई भी स्टूडेंट 100% मार्क्स को नहीं ले रहा। पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया कि कुछ स्कूलों ने स्पेशलिस्ट टीचर को अपॉइंट किया, फिर उसके बाद अदर स्कूलों के सामने भी ये प्रॉब्लम आई, उन्होंने भी यही किया, और उसका रिजल्ट ये आ गया कि आज की डेट में एजुकेशन के लेवल पे अगर हम बात करें तो देयर इज ए नीड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये एक प्रकार का प्रिंसिपल बन गया।
तो बिजनेस में जो प्रिंसिपल डेवलप हुए वो इसी तरीके से डेवलप हुए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एंड इट्स सॉल्यूशन इज फाउंड आउट। व्हेन द सेम सॉल्यूशन इज अप्लाइड again and again for the same kind of problem, it becomes a principle। वो प्रिंसिपल के रूप में डेवलप हो। तो देखो इसमें कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रोफेशनल पीपल। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से वो कई लोगों के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस की गई उसका रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स अपीयर्ड एंड देन थ्रू केयरफुल रिसर्च वर्क सॉल्यूशन वर्क फाउंड। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया गया और उसके बाद रिसर्च वर्क के थ्रू उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। थस वी रिकॉग्नाइज द सॉल्यूशन फाउंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस तरीके से हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट माना गया। दैट वाज कंसीडर एज ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट सो एज बिफोर। यानी कि देखो आज की डेट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसे हैं आज से कुछ साल पहले वैसे नहीं। देयर आर कंटिन्यूअस चेंजेस इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज पर द रिक्वायर्ड। देखो बेटा आज की डेट में हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अगर आज से कुछ सालों पहले के अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि दे आर टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। आज का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आज से कुछ साल पहले के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से अलग है। क्यों? क्योंकि पहले जो प्रिंसिपल्स बने दे आर नॉट स्टैटिक, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनमें चेंजेस हो। और हम ये भी कहेंगे कि जो प्रिंसिपल आज हमें बताए गए आने वाले टाइम्स में वो प्रिंसिपल्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, they keeps on change according to the changing business environment। changing business environment के according वो भी change, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि the principle of management as they exist today are not in form of finite truth। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जैसा कि आज है वैसा नहीं। as and when political, economic and social changes take place, यानी कि सीधा सा कहेंगे कि when the business environment changes new kind of problems arises। भाई जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ओल्ड प्रिंसिपल्स आर अल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर परफॉर्मिंग। यानी कि पुराने प्रिंसिपल्स को अल्टर्ड किया जाता है, चेंज किया जाता है एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर परफॉर्मेड या डेवलप, नए प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जाता है। Therefore, the principle of management are dynamic in nature and cannot be called stringent or fixed। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक इन नेचर क्यों है? आपको बताया था कि डायनेमिक वो होता है जो अपने आप को हर सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक इन नेचर एंड कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैंडिंग और फिक्स। यानी कि ये डायनेमिक है जो चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, इसलिए हम इनको फिक्स या स्टैंडर्ड नहीं कहते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेनली बिहेवियरल। देखो बेटा मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या है? देखो मेनली बिहेवियरल का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रिंग्स ए चेंज इन मेनली इन ह्यूमन बिहेवियर। इट try to establish a harmonious relationship among the employer and employees। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेनली ह्यूमन बिहेवियर से बिलोंग करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को इस तरीके से चेंज करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। ठीक है, आप लोग देखोगे कि नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर और वर्कर के बीच में एक राइवलिटी पाई जाती है, दुश्मनी पाई जाती है, दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। बट थ्रू द मेंटल रेगुलेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रिंग्स ए चेंज
in the mentality of the employer and employees, and a friendly atmosphere is created in the organization. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर मेनली बिहेवियर, दे ब्रिंग्स ए चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर. तो इसमें कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न है, जुड़े हुए, रिलेटेड है. दे इंश्योर ए बेटर रिलेशनशिप अमंग द मैन पावर वर्किंग एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैन पावर वर्क कर रही है, उनके बिहेवियर में, उनके बीच में एक बेटर रिलेशनशिप को एंश्योर करते हैं. दे आल्सो एस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना. देखो बेटा, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे एस्टेब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिफाइनिंग व्हाट विल बी द अल्टीमेट आउटकम इफ ए पर्टिकुलर थिंग इज अप्लाइड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर चीज को अप्लाई किया जाए तो उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये बताना कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बराबर है. देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं. वो हमें ये बताते हैं कि फिर पर्टिकुलर सिचुएशन दिस प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड दैट यू विल फाइंड आउट दैट रिजल्ट. आपको इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा. लाइक अगर मान लो ये कहा जाए कि हम स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यू विल गेट ए बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हो तो वर्कर विल रिमेन satisfied and labor turnover will reduce. यानी कि कहने का मतलब फेयर रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल अप्लाई करने का रिजल्ट क्या आएगा? रिडक्शंस इन लेबर टर्नओवर. ठीक है कि भाई आपका लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा, आपके वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे. तो एप्लीकेंट क्या है, कॉज क्या है भाई फेयर रेम्यूनरेशन को अप्लाई करना, उसका रिजल्ट क्या है? लेबर टर्नओवर में रिडक्शन होना. तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, डिफाइन करते हैं. तो इसमें ये कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं. दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज डन इन ए पर्टिकुलर मैनर. यानी कि वो डिफाइन करते हैं कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काम को एक पर्टिकुलर मैनर में परफॉर्म किया जाए तो व्हाट विल बी द आउटकम, उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक. उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है दैट इज कंटीजेंट. देखो, कंटीजेंट का मतलब होता है प्रोबेबल, यानी कि जो अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी, यानी कि जिसको चेंज भी किया जा सकता है. हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, they are not static, they are not rigid, they are flexible. According to changing situation, they can be changed. यानी कि देखो, हम लोग अपने बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं, लेकिन वो स्टैटिक नहीं है, वो फिक्स नहीं है. According to changing requirement, they can also be changed. बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि वन पर्सन शुड गेट एन ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट ए टाइम. बट मान लो एट प्रेजेंट जैसे मार्केट में दिवाली सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दुकानों के ऊपर कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई है. अब ऐसे सिचुएशन में वर्कर की जो कैपेबिलिटी होती है उससे ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 4 5 10 दिन के लिए आप नए वर्कर तो अपॉइंट कर नहीं सकते. तो उस केस में अगर 3 4 बंदे भी ऑर्डर दे रहे हैं तो वर्कर को हर एक की बात को सुनना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि सीजन की डिमांड यही कहती है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट. ठीक है बेटा.
तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ तक पढ़ लो, बाकी कल करते हैं। ओके, थैंक यू।